मैं हूं आपका अनवर सर डॉक्टर बीसेन पाठशाला से। तो बच्चे, तो पिछले वीडियो में हम मतलब रिवीजन वीडियो 1 में जैसे कि हम फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 FA1 एग्जामिनेशन के बारे में चर्चा किया है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन किस प्रकार होते हैं, पेपर कैसे होते हैं और पेपर पैटर्न के बारे में भी हम चर्चा किए थे। और उसी प्रकार आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट FA1 का सिलेबस भी दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में FA1 के जो सिलेबस में रोमन नंबर वाइज कुछ अंशों को किस प्रकार के प्रश्न आएंगे वो सब हम विवरण देंगे। आप ध्यान से सुनिए। तो स्पेशल स्टूडेंट्स के बच्चे एक बार ध्यान से सुनिए। इस कवि परिचय से आपको 3 अंक प्राप्त होने वाले हैं। इससे 3 प्रश्न पूछा जाएगा। उदाहरण के लिए मैं कुछ प्रश्नों को चर्चा कर रहा हूं आपके सामने। कवित्त नामक पाठ के कवि का नाम क्या है? कवित्त नामक इस पाठ के कवि का नाम क्या है? तो ऑप्शन आपको दिया जाएगा ए तुलसीदास, बी कबीरदास, सी पद्माकर, डी मनु भंडारी। तो आपका सही उत्तर होता है पद्माकर, सी पद्माकर। ओके, नेक्स्ट, कवि पद्माकर जी का जन्म कब हुआ? कवि पद्माकर जी का जन्म कब हुआ? ए 1853, बी 1753, सी 1953, डी 2053। तो आपका सही उत्तर होता है 1753, 1753। तो ए आप ऑप्शन को चूज करना है, सेलेक्ट करना चाहिए। और उसी प्रकार कवि पद्माकर जी के पिताजी का नाम क्या है? ए सोहनलाल द्विवेदी, बी मोहनलाल द्विवेदी, सी मोहनलाल भट्ट, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका सही उत्तर होता है कवि पद्माकर के पिताजी के नाम मोहनलाल भट्ट। तो आपका ऑप्शन है सी होगा, मोहनलाल भट्ट। ओके, और उसी प्रकार प्रश्न इस प्रकार भी पूछे जाते हैं, कवि पद्माकर जी का वंश का नाम क्या है? कवि पद्माकर जी का वंश का नाम क्या है? ये कवीश्वर, बी परमेश्वर, सी महेश्वर, डी चिंतामणि। तो इस प्रकार आपका जो सही उत्तर होता है कवीश्वर। और उसी प्रकार इस पाठ में और बूंदी के महाराज ने बहुत मान सम्मान देकर जयपुर के नरेश यानी जयपुर के राजा ने पद्माकर को कौन सा उपाधि दी है? कौन सा उपाधि दी? ए कविराज शिरोमणि, बी पृथ्वी शिरोमणि, सी सूर्य तिलक, डी पद्मावरण। तो सही उत्तर होते हैं कविराज शिरोमणि। सही उत्तर क्या है? कविराज शिरोमणि। जयपुर के नरेश ने पद्माकर जी को कविराज शिरोमणि का उत्तर दिए हैं। ओके, नेक्स्ट। और उसी प्रकार जो दूसरा प्रश्न मैं पूछता हूं, हिम्मत बहादुर बिरुदावली की रचयिता कौन है, यानी कवि कौन है? ए तुलसीदास, बी कबीरदास, सी सूरदास, डी पद्माकर। तो सही उत्तर होता है पद्माकर। सही उत्तर क्या है? पद्माकर हैं। तो इस प्रकार हमें कवि परिचय से इस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे, आप उसको आंसर करनी चाहिए। और उसी प्रकार हम चलते हैं अब विधा विशेष। तो विधा विशेष आपको 2 अंक मिलने वाले हैं।
तो विधा विशेष में एक बार हम चर्चा करेंगे। तो आपको देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आपको विधा विशेष दिखाई दे रहे हैं। तो विधा विशेष होता है कवित्व, दृश्य योजना और शब्द योजना के लिए अत्यंत प्रसिद्ध हैं। कवित्व, दृश्य योजना और शब्द योजना के लिए अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इसमें स्वच्छ और उदात्त कल्पना है। कवि की कृति आनंद और उल्लास के वर्णन प्रसंगों में खूब रमी है। इसमें कवित्व चंद हैं। इसमें कवित्व चंद हैं। कवित्व चंद मतलब क्या है? कवित्व चंद मतलब यह एक वार्णिक चंद है। यह एक वार्णिक चंद है। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण यानी 31 लेटर्स और प्रत्येक चरण में 15 और 16 वर्ण में यति स्थान आता है। ओके स्टूडेंट, और एक बार मैं दोहराता हूं, देखो विधा विशेष इस प्रकार है। यह एक कवित्व पाठ है। कवित्व, दृश्य योजना और शब्द योजना के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। इसमें स्वच्छ और उदात्त कल्पना है। स्वच्छ और उदात्त कल्पना है। कवि की कृति आनंद और उल्लास के वर्णन प्रसंगों में खूब रमी है। इसमें कवित्व चंद है। कवित्व चंद मतलब क्या है? कवित्व चंद मतलब यह एक वार्णिक चंद है। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण है। प्रत्येक चरण में 15 और 16 स्थान पर यति स्थान आता है। यह है उद्देश्य। तो उद्देश्य पर आपको इस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कवित्व पाठ का विधा क्या है? कवित्व पाठ का विधा क्या है? ए कहानी, बी एकांकी, सी कवित्व, डी नाटक। तो सही उत्तर आता है, सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर सी कवित्व। तो आपको सही उत्तर चुनना है। और इसी प्रकार इस पाठ से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कवि यानी यह कौन सा चंद है? कवित्व कौन सा चंद है? कवित्व कौन सा चंद है? ए वार्णिक चंद, बी मातृका चंद, सी विषम चंद, डी असम चंद। ये वार्णिक चंद है। सही आंसर होता है ये वार्णिक चंद। तो इस प्रकार फिर भी इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं कि वार्णिक चंद में प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? वार्णिक चंद में प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? ये 31, बी 32, सी 35, डी 34। आंसर उत्तर होता है ये 31। ओके, और प्रश्न इस प्रकार भी पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न, वार्णिक चंद में, कवित्व चंद में यति स्थान कौन से अक्षर पर आता है? ये 15-16, बी 13-14, सी 11-12, डी 9-10। तो इस प्रकार हम सही उत्तर होता है 15 और 16। तो 15 और 16 पर यति स्थान होते हैं ना, तो सही आंसर को हम सेलेक्ट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। तो इस प्रकार विधा विशेष में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, तो एक बार हम इसका जो भावार्थ हम देखेंगे। इसका भावार्थ होता है, आपको स्क्रीन पर एक बार देखिए। औरे बांती गुंजन में गुंजरता भीर भौं, औरे डौरे जौरन पे बौरन के हवे गए। कहें पद्माकर सु औरे बांती गलियानी, छलिया छबीले छैल और सभी सवे गए। औरे बांती बेहद समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतराज के ना आज दिन धोए गए। औरे रस औरे रीति, औरे रात औरे रंग, औरे तन औरे मन औरे वन हवे गए। बौरन को गुंजरते बिहार बन गुंजन में, बौरन को गुंजन बिहार में बन कुंजन में, मंजिल मलारन को गाँव न लागत है। कहीं पद्माकर गुमना होते मान होते, प्राण होते प्यारो मन भावनो लगत है। मोरन के शोर घनघोर तहो ओरन, हिंडोरन को बंद सभी छावनो लगत है। ने सरसावन में मोह मेह बरसावन में, सावन में झूलभो सुहावनो लगत है। यह है इसका कविता। और इसका भावार्थ हम अभी बताने जा रहे हैं। इसका भावार्थ इस प्रकार है। तो बच्चे ध्यान से सुनिए। तो कवित्व नामक इस पाठ का भावार्थ इस प्रकार है। कवि पद्माकर जी वसंत ऋतु का वर्णन कर रहे हैं।
पद्माकर रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि हैं। तो कवित्व नामक उस पाठ में कवि यहाँ पर वसंत ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। तो ऋतुओं का राजा कौन है? वसंत ऋतु है। ऋतुओं का राजा कौन है? वसंत ऋतु। तो वसंत ऋतु का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु अद्भुत है, वसंत ऋतु अद्भुत है, इसकी शोभा निराली है। वसंत ऋतु आते ही बागों में भ्रमरदल गुंजर करते हैं। वसंत ऋतु आते ही बागों में भ्रमरदल गुंजर करते हैं। पेड़ों की डालियों पर झूले पड़ जाते हैं, आम के वृक्षों पर बौर छा जाते हैं। पद्माकर कहते हैं कि वसंत में गली गली में बहार छा जाती हैं। गली गली में युवक युवतियां बन तन कर निकल पड़ते हैं। पक्षी दल चहचहाते हुए प्रसन्नता की गीत गाते हैं। ऐसे ऋतुराज के दिनों का चित्रण शब्दों के माध्यम से संभव नहीं। वसंत ऋतु का सौंदर्य अनुपम है। इस ऋतु का आनंद, रीति, राग, रंग सब कुछ निराला है। वसंत ऋतु में तन मन व रोम रोम का अद्भुत सुख का अनुभव होता है। प्रकृति खिल उठती है। तो बच्चों, तो यहाँ पर दिया गया था इस कविता में कवि ने पहला जो पंक्तियों में इन्होंने रीतिकाल वसंत ऋतु के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो वसंत ऋतु बहुत निराली होती है। वसंत ऋतु समय में बागों में भ्रमर दल गुंजर करते हैं, पेड़ों पर झूले बने जाते हैं और आम के वृक्षों पर भौर भी जाते हैं, बहुत खुशबू निकलती है। वसंत की गली गली में बाहर छा जाती है। तो गली गली में युवक युवतियां बंटन कर उस समय तो घूमने निकलते हैं। पक्षी दल चहचहाकर प्रसन्नता के गीत गाते हैं। ऐसे ऋतुराज के दिनों का चित्रण शब्दों के माध्यम से संभव नहीं। वसंत ऋतु का सौंदर्य अनुभव में इसका ऋतु का आनंद, रीति, राग, रंग सब कुछ निराला है। वसंत ऋतु में तन मन रोम रोम अद्भुत सुख का अनुभव होता है। प्रकृति खिल पड़ती है। तो कवि द्वितीय कविता में कवि पद्माकर सावन का मनोहर वर्णन किया है। इसके रचयिता पद्माकर जी हैं, वे रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि हैं। कवि कहते हैं कि सावन के महीने में भौरों का गुंजर बड़ा आनंद होता है, लोग मल्हार गीत गाते हैं। पद्माकर जी का कहना है कि सावन के महीने के सौंदर्य पर तो अभिमान, मान तथा प्राण सब न्योछवर किया जा सकता है। सावन की वर्षा मन भावना लगती है। चारों ओर घनघोर मेघ छा जाते हैं। उन्हें देखकर मोर शोर मचाते हुए नाचने लगते हैं। पेड़ों की डालियों पर पेड़ सुंदर सुंदर झूले बड़े ही प्यार लगते हैं। चारों ओर प्रेम पूर्ण वातावरण होता है। यह महीना प्रेम, सरसावन और मेघ सरसावन के लिए प्रसिद्ध है। यह अत्यंत सुहावना है। तो बच्चों, यहाँ पर ऋतुओं के राजा वसंत ऋतु के बारे में वर्णन किया गया और उसी प्रकार ऋतुओं की रानी वर्षा ऋतु के बारे में भी वर्णन किया गया है। तो बच्चों, इस अंश पर कुछ प्रश्न इस प्रकार दिया जाएगा। तो ऋतुओं का राजा किसे कहते हैं? ऋतुओं का राजा किसे कहते हैं? ए वसंत ऋतु, बी वर्षा ऋतु, डी ग्रीष्म ऋतु, डी शरद ऋतु। तो इस प्रकार आपको ऑप्शन दिया जाते हैं। तो ऑप्शन में आप सही उत्तर होता है वसंत ऋतु चुनना है। नेक्स्ट बिट इस प्रकार पूछा जाता है, ऋतुओं की रानी किसे कहते हैं? ऋतुओं की रानी किसे कहते हैं? ये वर्षा ऋतु, बी वसंत ऋतु, सी हेमंत ऋतु, डी शरद ऋतु। तो सही उत्तर होता है वर्षा ऋतु। नेक्स्ट, कवि पद्माकर जी ने किस ऋतु का वर्णन किया है? कवि पद्माकर जी ने पहला कविता में पहले चरणों में किस ऋतु के बारे में वर्णन किया है? वसंत ऋतु के बारे में वर्णन किया है। और उसी प्रकार द्वितीय कविता में कवि पद्माकर जी ने किस ऋतु के बारे में वर्णन किया है? वर्षा ऋतु के बारे में वर्णन किया है, यानी श्रावण मास का जो वर्षा ऋतु के बारे में वर्णन किया है। और उसी प्रकार बौरंग का दल कहाँ विचर रहा है? बौरंग का दल कहाँ विचर रहा है? तो इसका उत्तर होता है बौरंग का दल बाग बगीचे में विचर रहा है। तो उसको ऑप्शन दिए जाते हैं, ये बाल बगीचा, बी मैदान,
सी आसमान में, डी धरती पर। तो सही होते हैं, सही उत्तर होते बाल बगीचा। बहुरंग दल कहाँ विचर रहा है? बहुरंग दल बाल बगीचे में विचर रहे हैं। मोर का नृत्य कैसा लगता है? मोर का नृत्य कैसा लगता है? मोर का नृत्य बहुत प्यारा लगता है। कैसा लगता है? प्यारा लगता है। ओके, नेक्स्ट। तो बच्चों, ये हैं आपके जो इस प्रकार जो भावार्थ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप भावार्थ पढ़िए। भावार्थ से आपको लगभग 5 अंक मिलने वाले हैं। तो आप अपने जो भावार्थ ये सबको पढ़िए। ओके, आपको अभी तक जो भी समझा गया था ये सब आप घर में अभी तक जो भी हम समझाए थे उसको आप अपने वर्कबुक या स्टडी मटेरियल देखकर या टेक्स्ट बुक देखकर पढ़ने की कोशिश कीजिए। और आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको शंका या संदेह को मैं दूर कर सकता हूं। तो अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मिलेंगे, यानी इसका जो कंटिन्यू रिवीजन पार्ट क्या है उसको कंटिन्यू जो रिवीजन जो भी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।